हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DYSMS क्लासेज में। आज की क्लास में हम क्लास 12th के 5वें चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। और आज की क्लास में हम बचे हुए जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन और चरघातांकीय फलन के सांत्यता की आज हम लोग जांच करेंगे और ये हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो इसके पहले की क्लास में हमने अलजेब्राइक फंक्शंस के ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग ये देखे थे कि किन किन बिंदुओं पर जो हमारे बीजगणितीय फलन होते हैं वो सतत होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर में ये चीज़ सीखी है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बचे हुए जो हमारे फंक्शंस होते हैं, फलन होते हैं, उनके ग्राफ को देखेंगे। साथ ही साथ ये चेक करेंगे, ये जान पाएंगे कि किन किन बिंदुओं पर हमारा वो फलन सतत होता है और किन बिंदुओं पर सतत नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आइलेट करके जो होता है, आइलेट के बारे में हमने आपको बताया था। किसके बारे में? ILATE, आइलेट। आइलेट, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये होता है आई, ये हुआ आई का मतलब। यल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए का मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हिंदी में इन सब के नाम हमने अपने पिछले 2 लेक्चर में जो है लिखा है। फिलहाल एक बार अभी जो है यहाँ पे पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ कि हिंदी में इनके नाम क्या है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और लॉगरिथमिक फंक्शन को लघुगणकीय फलन कहा जाता है, अलजेब्राइक फंक्शन को बीजगणितीय फलन कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चरघातांकीय फलन कहा जाता है। तो अब हम एक एक करके जो बचे हुए हमारे फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अलजेब्राइक को हमने ख़त्म कर दिया था, ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हो चुका है, ये पिछले लेक्चर में हुआ है। हमें आज की क्लास में लॉगरिथमिक को पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को पढ़ना है और एक्सपोनेंशियल को पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो अपने डोमेन में क्या होता है? सतत होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हम जल्दी ही ITF जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो लेक्चर है वो हमारे वो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आप लोग वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। और जो ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डोमेन है उसी डोमेन में वो फलन क्या होता है? सतत होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो ITF होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस टू इट्स डोमेन, यानी कि अपने प्रांत में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, वो अपने प्रांत में क्या होता है? सतत होता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में सतत होता है, अपने प्रांत में सतत होता है। ये अपने प्रांत में सतत होता है। कौन? ITF फंक्शंस। तो अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो उसके ग्राफ, हालांकि त्रिकोणमितीय फलन का जो ग्राफ है वो भी, उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है। और वो सारे वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन के ग्राफ से रिलेटेड है वो हम प्ले लिस्ट में अपलोड की हुई है, उसकी एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप लोग चैनल पे जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम ग्राफ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से जो है नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ बनाने के बाद समझा देंगे कि हाँ इस बिंदुओं पर इस बिंदुओं पर ये जो त्रिकोणमितीय फलन होता है ये सतत होगा, यहाँ पे ये सतत होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। और एक चीज़ आज इसी क्लास में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, या इसमें नोट ही क्या करना है। अब एक एक करके जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है वो अपने डोमेन में क्या होता है, सतत होता है। तो बाकी आज हमारा जो टारगेट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो इस तरह से ग्राफ के द्वारा जो कॉन्टिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। क्या है हमारा टॉपिक, तो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन की सांध्यता। क्या है, त्रिकोणमितीय फलन की सांत्यता की जांच कैसे करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है साइन एक्स फंक्शन। तो सबसे पहला कौन सा होगा, एफ एक्स इजक्वल टू साइन एक्स। तो एफ एक्स इजक्वल टू साइन एक्स फंक्शन, इसके ग्राफ को सबसे पहले यहाँ पे साइड में बनाते हैं और उस कॉन्टिन्यूटी को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ आप सभी ने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को बनाए हुए हैं, समझाए हुए हैं। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, और यहाँ पे पाई है, ऐसे डॉट डॉट चलता जाता है। और थोड़ा सा और बना लेते हैं, ये 3π/2 है, ये 2π है, और ये प्लस इनफाइनाइट, और इधर की साइड में सारी चीज़ें माइनस होती हैं। तो -π/2, फिर उसके बाद -π, फिर इधर भी माइनस हो जाता है, इधर 1 और इधर -1, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है वो मैक्सिमम 1 वैल्यू देता है और मिनिमम कितनी वैल्यू देता है, -1 देता है। तो अब साइन 0 का मान 0 होता है, तो साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो साइन 90 का 1 होता है, और साइन 3π/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो ये यहाँ पे है, तो इधर -π/2 पे -1 वैल्यू देता है, तो इसलिए वो यहाँ बन जाएगा। तो आपने देखा होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, पाई पे 0, ऐसे साइन एक्स का ग्राफ बनता है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो आप देखिए कि साइन एक्स का ग्राफ जब भी बनाया गया तो मार्कर को कहीं पे भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि यहाँ पे जो साइन एक्स फंक्शन है वो एक्स के प्रत्येक मान के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। तो साइन एक्स फंक्शन की इधर डोमेन लिख देते हैं, डोमेन को हिंदी में बोला जाता है प्रांत। ये सारी चीज़ें हम अपने ग्राफ वाले चैप्टर में पढ़ाएं। तो साइन एक्स फंक्शन की जो डोमेन है, जो प्रांत है, वो ऑल रियल नंबर है, और जो रेंज है, रेंज का मतलब होता है परिसर। तो परिसर जो होता है वो आपका -1 से लेके 1 होता है, यानी कि साइन फंक्शन -1 से लेके 1 वैल्यू देता है। तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1 है, और जो सबसे कम वैल्यू आती है वो माइनस है। तो -1 के बराबर, -1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर, यानी कि -1 से लेके 1, और ये दोनों भी इंक्लूडेड है, इस तरह से वैल्यू देता है। और देखिए यहाँ पे ग्राफ जब बनाया गया तो ग्राफ इसका कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं मिला है साइन एक्स फंक्शन में जिस पर वो फलन क्या हो गया हो कि वो डिसकंटिन्यूअस हो गया हो। तो साइन एक्स फंक्शन, तो ये चीज़ हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, हमेशा क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस। साइन एक्स फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यानी कि लिख देंगे
कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। तो साइन एक्स फंक्शन एक्स के सभी मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होता है, सतत होता है। तो यानी कि सतत होता है, कहाँ पे सतत होता है, एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए, सारे वास्तविक मान के लिए क्या होता है, सतत होता है। अब बढ़ते हैं इस साइड में और यहाँ पे cos x का ग्राफ बना देते हैं इस साइड में। तो हमारा दूसरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू cos x। तो f(x) बराबर cos x, ये हमारा दूसरा वाला फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो ये पहला था sin x, दूसरा क्या है, cos x। तो cos x का ग्राफ देखिए, cos x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो cos x का ग्राफ भी यहाँ पे हम लोग साइड में ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे π/2, पाई 3π/2, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट -π/2 -π -3π/2 माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे भी वैल्यू 1 और -1 ही आती है, और ये 0 डिग्री है। तो cos 0 का मान 1 होता है और cos π/2 का मान 0 होता है। अब cos पाई का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -π/2 पे वैल्यू कितना देता है, cos 0 देगा। देखिए π/2 का चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड, π/2 के प्रत्येक ऑड मल्टीपल पर जो cos होता है वो 0 वैल्यू देता है, और पाई के इवन और पाई के ऑड मल्टीपल पर 1 और -1 वैल्यू, यानी कि पाई के इवन मल्टीपल पर 1 वैल्यू देता है और -1 पे पाई के ऑड मल्टीपल पर -1 वैल्यू देता है। ठीक, तो π/2 पे 0 बन जाएगा और इस पे -π पे कितना हो जाएगा, cos -π। तो cos -π पे जो वैल्यू देता है वो -1 के बराबर देता है। तो इसका जब भी ग्राफ बनता है, cos का जब भी ग्राफ बनता है तो वो ऐसे बनता है, ऐसे इसका ग्राफ बनता है। ठीक, तो इस तरह से cos का ग्राफ बनता है ऐसे। अब आप देखिए ध्यान से, तो जो cos है, ये cos फंक्शन भी हर जगह देखिए, इसका भी ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हाँ ब्रेक हो गया, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। तो cos फंक्शन भी जो होता है वो x के प्रत्येक मानों के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसके डोमेन को भी लिख देते हैं। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है कि ये जो cos फंक्शन है इसमें x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्या क्या x के मान रखे जा सकते हैं कि ये फलन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता है। x के किन मान के लिए y का कोई ना कोई मान आता है, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो cos x की जो डोमेन है, प्रांत है, वो ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर है। और जो रेंज है यानी कि जो परिसर है वो वही जो साइन के है, -1 से लेके कहाँ तक, 1 तक। अब ये भी कॉन्टीन्यूअस होता है, ये भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस एट ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर। तो प्रत्येक x जो रियल नंबर के लिए बिलोंग करता है उस पर cos का मान क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। यानी कि cos फंक्शन भी x के किसी भी मान के लिए डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं होता है, ये फंक्शन x के सभी मानों के लिए क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। तो ये रहा पहला फंक्शन sin x और दूसरा cos x। अब तीसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है tan x फंक्शन। क्या, tan x। ठीक, तो tan x फंक्शन को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। खैर, अगर इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, अगर हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लें जिसका नाम है कंटिन्यूटी ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, सॉरी क्या, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि जो हमारी सांत्यता है उसका बीज, उसका जो संक्रिया क्या है, अगर हम लोग उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो ये चीज़ आसान हो जाती है। ठीक, लेकिन अब हम, क्योंकि अब हम लोग ग्राफिकल मेथड के द्वारा इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ग्राफ को एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। तो sin x प्रत्येक रियल नंबर के लिए सतत होता है और ये भी प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होता है, सतत होता है। यानी कि ये दोनों फंक्शन किसी भी x के मान के लिए डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं होते हैं। चलिए, किसी भी बिंदु पर ये डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं होते। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले फंक्शन की तरफ जिसका नाम है tan x फंक्शन। जगह है यहीं कर देते हैं, यहीं। तो तीसरा है f(x) बराबर tan x फंक्शन। तो f(x) बराबर tan x। अब चूंकि जो tan x होता है वो होता है sin x बटे में क्या, cos x। बट कंडीशन क्या है, वेयर cos x
इज नॉट इक्वल टू 0, cos x का मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसकी डोमेन क्या है, यानी कि tan फंक्शन वही डिफाइन है जहाँ पे cos 0 नहीं होता है। डोमेन देखिए प्रांत क्या है इसका, तो प्रांत क्या है, जहाँ जहाँ cos 0 नहीं होगा वो सारे के सारे छोड़ के, सॉरी जहाँ cos 0 होता है x के वह मान जहाँ cos 0 होगा उसको रियल नंबर में से निकाल देंगे, जो बचेगा वही tan x फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर में से cos जहाँ पे 0 होता है उसको माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब है तो ये चीज़ हो जाएगी, रियल नंबर में से cos माइनस होता है 2n+1 इंटू π/2 पर। तो रियल नंबर में से अगर 2n+1 π/2 घटा देते हैं, यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल अगर माइनस कर देते हैं, जो आता है वो tan x की क्या बन जाती है, tan x का वो बन जाता है हमारा क्या, डोमेन। क्या बन जाता है, डोमेन। और इसकी जो रेंज होती है tan x फंक्शन की जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है। रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ दिख रही है, कटा नहीं है कैमरे से। तो इसके ग्राफ को जो है हम इतने जगह में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे बना देते हैं, इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका। ये x है, x डैश। अब इस चूँकि ये इसका जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, tan x की जो रेंज है, रेंज को यहाँ पे लिख देते हैं। रेंज का मतलब है परिसर जो होता है इसका ऑल रियल नंबर होता है, ठीक। यानी कि यहाँ पे y के मान, फलन का मान इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट दोनों आ सकता है। रियल नंबर को क्या लिख सकते हैं, या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट दोनों वैल्यू दे सकता है। तो ये cos जहाँ 0 होगा वो tan x फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइन होता है। तो हमको क्या करना है, डॉटेड लाइन बना देनी है, कहाँ पे, जहाँ पे cos क्या होता है, 0। तो cos प्रत्येक π/2 के ऑड मल्टीपल पर 0 हो जाता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको थोड़ा सा और बनाते हैं बड़ा, और इसको मान लेते हैं कि ये प्लस इनफाइनाइट, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे हो गया π/2, यहाँ पे यहाँ पे 3π/2, ये सिलसिला ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे -π/2, फिर -π, -3π/2, इधर -1, -2, -3, नीचे माइनस इनफाइनाइट। तो डॉटेड लाइन कहाँ बनाएंगे, जहाँ cos 0 होगा, और cos π/2 के हर एक ऑड मल्टीपल पर 0 होता है। तो यहाँ पे डॉट लाइन बनाएंगे, यहाँ पे भी एक डॉट लाइन बन जाएगा। तो ऐसे आगे तमाम सारे डॉट लाइन बन जाएंगे। यहाँ π/2 पे एक डॉट लाइन बन जाएगा, यहाँ 3π/2 पे बन जाएगा एक डॉट लाइन, ठीक है। तो साइन tan 0 का मान कितना होता है, ये 0। तो tan 0 पर 0 वैल्यू देता है, और π/2 पे कितना वैल्यू देता है, इनफाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब है कि 0 से इनफाइनाइट हुआ, इसका मतलब tan का मान 0 से 90 के बीच में, 0 से जब 90 की तरफ जाता है, 90 की तरफ जाता है, तो tan का मान बढ़ता जाता है, और बढ़ के इतना चला जाता है कि वो 90 वो इनफाइनाइट की तरफ जाने लगता है। किधर की तरफ जाने लगता है, इनफाइनाइट की तरफ जाने लगता है, ठीक। किसकी तरफ जाएगा, वो इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है कि ये इधर से चल रहा है। तो tan x का ग्राफ आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में कहीं π/4 आया होगा, यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1 भी देता है। तो π/4 पे वैल्यू कितना दिया, तो ऐसे कुछ जाता है, ऐसे गया, और उसके बाद इधर की तरफ जाता है, ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ऐसे बनता है इसका ग्राफ, ठीक है। हमेशा tan x का ग्राफ एकदम सेम ऐसे ही बन जाएगा, इधर गया, फिर इधर आया, फिर आगे भी ऐसे बन जाएगा, ठीक। हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये डॉटेड लाइन है। तो ये tan x का ग्राफ बना है। तो देखिए tan x का ग्राफ ब्रेक कहाँ से हुआ, एक बार यहाँ एकदम सीधे सीधा बना बिना ब्रेक किए, लेकिन अगला ग्राफ बनाने के लिए हमको यहाँ से पेन को क्या करना पड़ा है, उठाना पड़ा है। तो पेन कहाँ उठा है, जहाँ cos 0 हुआ है, यानी कि जहाँ tan का मान इनफाइनाइट हुआ है, वहाँ ये फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो tan x फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, कहाँ तो tan x डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए जहाँ डॉटेड लाइन बना है, तो कहाँ डॉटेड लाइन बना है, इसका मतलब tan x फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूअस होता है। ये भी tan x फंक्शन किस में कॉन्टीन्यूअस है, डोमेन में। क्यों, क्योंकि जहाँ डॉटेड लाइन बना है वहाँ ग्राफ ब्रेक हुआ है, और जहाँ फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो जाता है वहाँ यानी कि उन सभी तमाम सारे बिंदुओं पर हमारा जो फलन होता है वो डिसकंटिन्यूअस माना जाता है। तो इसका मतलब f(x) बराबर tan x
कॉन्टिन्यूअस होगा कहाँ रियल नंबर में से घटाना पड़ेगा किसको, जहाँ पे कॉस क्या होता है 0 होता है, उसको घटाना पड़ेगा। यानी कि रियल नंबर में से 2n+1 π/2 को माइनस कर देंगे तो जो मेरे पास बचता है वहीं पे हमारा tan x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे हमारा tan x फंक्शन सतत होता है, समझ गए। और यही इसकी क्या है डोमेन है। इसका मतलब tan, अभी आपने देखा कि साइन फंक्शन भी अपने डोमेन में क्या है सतत है, कॉस फंक्शन भी अपने डोमेन में सतत है, tan फंक्शन भी अपने डोमेन में ही सतत है। ऐसे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सारे के सारे अपने डोमेन में क्या होंगे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो इस तरह से हमारा तीसरा वाला हो गया tan x फंक्शन। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी हमारे अपने डोमेन में क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं cot x फंक्शन को। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, और आगे बढ़ के हम लोग cot x फंक्शन की डोमेन रेंज और किस बिंदु पर वह सतत होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ cot x फंक्शन क्या पढ़ते हैं अब हम लोग, कॉन्टिन्यूटी ऑफ, चौथा है कॉन्टिन्यूटी ऑफ cot x फंक्शन, यानी कि f(x) बराबर cot x, ये हमारा फलन है। cot x फलन की साम्यता। ठीक, चलिए भाई, तो f(x) बराबर cot x क्या होता है। f(x) बराबर cot x किसके बराबर होगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो cot x होता है वो cos x बटे में क्या होगा sin x, बट कंडीशन क्या है sin x शुड नॉट बी 0, sin x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ sin x 0 होगा वहाँ वहाँ हमारा जो cot x होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sin 0 कहाँ होता है, तो sin 0 पाई के इवन और ऑड दोनों मल्टीपल पर होता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रांत आएगा किसका, यानी कि जो डोमेन आएगा cot x फंक्शन का वो क्या आएगा, तो आपका आएगा पूरे रियल नंबर में से घटाना पड़ेगा जहाँ पे जहाँ पर साइन क्या होता है 0 होता है, जहाँ पे साइन क्या होता है 0, sin x बराबर 0, ये घटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि r माइनस साइन 0 होता है n पाई, क्या n पाई इक्वल टू क्या है 0। तो n पाई को हमको अपने रियल नंबर में से क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, क्योंकि n पाई में हमारा जो साइन फंक्शन होता है वो क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे माइनस कर दिए। तो ये हमारा डोमेन हो गया किसका cot फंक्शन का। रेंज क्या आता है, तो इसकी रेंज भी होती है r रियल नंबर। ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ क्या है, इसका जो ग्राफ है वो ये है। ग्राफ हमने बनवाया है, आप देख लीजिएगा हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके। ये आगे ऐसे चलता जाता है 1 2 3 प्लस का इनफाइनाइट -1 -2 -3 माइनस का इनफाइनाइट माइनस में 1 सॉरी माइनस में π/2 माइनस में पाई माइनस में 3π/2 माइनस में इनफाइनाइट। अब जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहाँ वहाँ ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ साइन 0 होता है वहाँ वहाँ हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो साइन 0 0 पर भी होता है, तो इसका मतलब ये जो डॉट लाइन बनेगा वो 0 पर भी बनेगा। तो ये भी एक डॉट लाइन ही है, ये जो है ये क्या है एक डॉट लाइन ही है, याद रख के रहना, ये भी एक डॉट लाइन ही है। ठीक, अच्छा, एक डॉट लाइन पाई पर बनेगा, एक डॉट लाइन किस पे बनेगा पाई पे बन जाएगा।
एक डॉट लाइन माइनस पाई पे बन जाएगा, एक डॉट लाइन आगे अगर आता तो बनाते, लेकिन आगे चलो एक बार और इसको भी कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 2 पाई, अब यहाँ पे प्लस इन्फिनिट, तो एक डॉट यहाँ पे भी बना ही लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो जो कॉट फंक्शन होता है, कॉट 0 का मान कितना होता है, कॉट 0 का मान अगर tan 0 का मान 0 होगा तो कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब कॉट 0 पर ही इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो इस इनफाइनाइट सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये कॉट की वैल्यू 0 पर ही सबसे बड़ी है। अब आगे घटेगी तो घटते घटते कहाँ आ जाएगी, घटते घटते 0 पे आ जाएगी, नहीं 0 पे नहीं आएगी, किस पे आएगी, -1, मतलब ऐसे घटते हुए ही आएगा। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट, तो इसका जो ग्राफ है हमने बनवाया है, इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे बनता जाता है और बीच में कहीं पे 1 आता है, क्या आता है बीच में 1, तो ऐसे बनाएंगे यहाँ से मोड़ देंगे यहाँ पे जहाँ पे 1 होता होगा। ठीक, एक मिनट, अरे यार रुकिए, हाँ ठीक है, ये है आपका 3, यहाँ से ऐसे इसको टच नहीं करता, ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे बनाता है ग्राफ। तो tan cot x फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक, समझ गए। तो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ बनता है, ऐसे एकदम सेम ऐसे ही ग्राफ इसका बनेगा। ये बात आप लोग याद रखे रहिएगा। समझ गए आप लोग। तो आप लोग देखिए ये कॉन्टिन्यूस कहाँ नहीं हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जब यहाँ पे आ जाता है तो इतना बनाने के बाद हमें मार्कर को उठा के यहाँ से बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब जहाँ जहाँ डॉटेड लाइन है वहाँ कॉट फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ डॉट लाइन नहीं है। कहाँ डॉट लाइन है, पाई के हर एक इवन और ऑड मल्टीपल पर जो हमारा डॉटेड लाइन है वो बना हुआ है, इसलिए कॉट फंक्शन वहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो अगर डॉट लाइन को माइनस कर देंगे तो इसका मतलब वहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉट फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। यक्स आर में से निकालना पड़ेगा कि इसको डॉटेड लाइन को, और डॉट लाइन क्या है बोलो, जहाँ पे साइन 0 हो रहा है, क्योंकि कॉट के नीचे साइन आता है, कॉस के नीचे साइन आता है, तो इसका मतलब है कि n पाई में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस होता है कौन, हमारा कॉट एक्स फंक्शन, तो यहाँ पे ये सतत हो जाएगा। ठीक, तो अगर देखेंगे तो ये इसकी डोमेन, इसका मतलब ये भी, यानी कि कॉट एक्स फंक्शन अपने डोमेन में ही क्या है, सतत है। अपने डोमेन में क्या ये सतत होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कॉन्टिन्यूस है। रियल नंबर में से n पाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब 2 और बचे हैं, उनको भी फटाफट देख लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं जो बचे हुए फंक्शन है उसको। अब हम बात करते हैं 5वां, जिसका नाम है कॉसेक, और छठा उसका नाम होगा सेक। कॉसेक फंक्शन, यक्स, कॉसेक यक्स। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, तो अच्छा एक बात और, तो कॉसेक यक्स किसके बराबर होता है, तो कॉसेक यक्स होता है हमारा, अब चूँकि देखिए यहाँ पे, चूँकि बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक यक्स एंड कॉसेक यक्स इज इक्वल टू 1/sin x। तो इसका मतलब है कि इसमें भी अगर हम इसके डोमेन को लिखना चाहें तो जो डोमेन होगा वो क्या होगा, जहाँ साइन 0 होगा वहाँ कॉसेक अनडिफाइन हो जाएगा। साइन 0 अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि ये प्रत्येक पाई के इवन और ऑड मल्टीपल पर, तो इसका मतलब है कि साइन जहाँ जहाँ 0 होगा उसको अपने एक्स में से निकाल देंगे, रियल नंबर में से निकाल देंगे, वो उसकी डोमेन हो जाएगा। तो कहाँ पे अभी हुआ था, तो घटाना पड़ेगा जहाँ पे साइन एक्स 0 है, और आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये चीज़ n पाई पर 0 होती है, कौन, साइन, तो इसलिए इसकी डोमेन हो जाएगी। रेंज इसका क्या होगा, अभी ग्राफ के द्वारा यहाँ पे देखते हैं। तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं,
हम लोग साइन एक्स के ग्राफ को बना लेते हैं। कॉसेक एक्स के ग्राफ को बनाएंगे कि किसका ग्राफ बनाएंगे कि साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे पाई आ गया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे -1 आया, 3π/2। चलो एक बार बना लेते हैं। यहाँ पे 2π इनफाइनाइट -π/2 -3π/2 -3π/2। उसके बाद आपका हो जाता है -पाई, यहाँ पे -π आएगा। एक सेकेंड, क्या आएगा? माइनस में पाई, और यहाँ पे माइनस में 3π/2 यहाँ आएगा, और यहाँ पे माइनस में कितना आ गया? 3π/2 के बाद माइनस में 2π, यह माइनस इनफाइनाइट। अब साइन एक्स का ग्राफ ये 0 है, तो साइन एक्स का ग्राफ अभी आपने देखा था, ऐसे बनाया था हम, ऐसे ही तो बनाए थे। देखिए ऐसे बना था, अभी आपने देखा था, ऐसे ही जस्ट बनाया था इसका ग्राफ। ठीक, ऐसे बना था ना इसका ग्राफ। अब कुछ नहीं करना होता है इसके ग्राफ में, ये साइन एक्स का ग्राफ। अब अगर हम साइन एक्स के ग्राफ के टोपी को उल्टा कर देते हैं, अगर साइन एक्स के ग्राफ के टोपी को उल्टा कर दोगे तो आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ बन जाता है। तो टोपी देखिए कहाँ बनाते हैं, एक टोपी नीचे की तरफ बनाइए, इसी जैसे उलट दीजिए, उलट देते हैं। इसमें क्या करना है भाई, ये ऐसे टोपी उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये साइन एक्स का ग्राफ था। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, हाँ इसमें भी डॉटेड लाइन वहाँ वहाँ बनाएंगे। डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा जहाँ जहाँ साइन 0। तो साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, ये है y डैश और ये है y। तो 0 डिग्री वाले पर भी साइन 0 होगा, और यहाँ पे भी 0 होगा। जहाँ जहाँ पाई का मल्टीपल है, 0 पाई के मल्टीपल पर ये यहाँ सब 0 होगा। तब यहाँ डॉट लाइन बनाना पड़ेगा। ग्राफ इसका अगर आपको फुल देखना है तो हमारी लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा ये। अब ध्यान से देखिए, तो ये है कॉसेक एक्स का ग्राफ। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ इस तरह से बना है, और फंक्शन हमारा, अच्छा एक आप ध्यान से देखिए, तो कॉसेक की वैल्यू 1 से कभी नीचे नहीं आ रही है और -1 से कभी ऊपर नहीं जाए। इसका मतलब है कि कॉसेक एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी नहीं होती है और -1 से बड़ी नहीं होती, क्योंकि ये सारे नंबर -1 से बड़े हैं। इसका मतलब निकल के आ रहा है कि इसकी जो रेंज है, रेंज मतलब परिसर, तो इसका परिसर क्या है, -1 से लेके 1 तक है। -1 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है। लेकिन ना तो -1 आंसर आ रहा ना तो 1, क्योंकि इस पर ये ऐसे टच नहीं करेगा, इसके ऊपर जाएगा, ये इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो ये होता है। ठीक, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से -1 तक दोनों लेना नहीं है, या इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए क्या, इसको लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट। देखिए ना वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जा रही है, -1 तक जा रही है। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक, ये है इसकी रेंज। 1 से बढ़ के इनफाइनाइट जाती है। अब कहाँ कहाँ फंक्शन ब्रेक होगा, फिर से जहाँ जहाँ डॉटेड लाइन होगी वहीं वहीं फंक्शन क्या होगा, ब्रेक होगा। तो देखिए पाई के हर एक इवन मल्टीपल पर, चाहे वो पाई के हर एक इवन और ऑड मल्टीपल पर डॉटेड लाइन बना है, साथ ही साथ 0 पर भी बना है। तो इसका मतलब 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, पाई के हर एक मल्टीपल पर 0 पर ये साइन 0 हो जाता है। इसकी वजह से कॉसेक अनडिफाइन हो जाता है, और वही जो डोमेन है कॉसेक की, उसी डोमेन पर कॉसेक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी होता है। तो कॉन्टीन्यूअस होगा यहाँ पे, कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग
कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल यक्स बिलोंगिंग, यहाँ पे लिखना चाहिए था यक्स बिलोंगिंग यार, चलो लिखना भूल गए कोई बात नहीं है। फॉर ऑल यक्स बिलोंगिंग रियल नंबर में से अगर हम ये दोनों वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। नहीं ये दोनों नहीं, जहाँ जहाँ ये क्या होता है मतलब जो इसकी डोमेन है, तो डोमेन क्या रियल नंबर से घटाना पड़ेगा, एन पाई खत्म। यहाँ पे ये क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है, कौन हमारा कॉसेक एक्स फंक्शन। तो ये इसका ग्राफ है, कॉसेक एक्स के ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग को साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से एक और बचा है जिसका नाम है हाँ सेक एक्स का ग्राफ। तो सेक एक्स के ग्राफ को देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक का ये जो लोचा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये भी अपने डोमेन में ही, ये भी अपने डोमेन में क्या है, डोमेन जो इसका है उसमें ये क्या है कॉन्टिन्यूस है। तो अभी लास्ट में एक बार लिख देते हैं सब कुछ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो भी अपने डोमेन में ही कॉन्टिन्यूस होता है। अब लास्ट बचा है एफ एक्स बराबर सेक एक्स। तो एफ एक्स बराबर सेक एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 कॉस एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉस एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए और नहीं अनडिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा, जहाँ पे कॉस क्या होता है 0 होता है। तो ऑल रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, कॉस 0 कहाँ होता है 2n+1 π/2 पे, यानी कि π/2 के हर एक ऑड मल्टीपल पर। ये इसकी डोमेन है। यहाँ पे कॉस से क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2n+1 π/2 को माइनस कर दिया गया है। अब देखिए इसका ग्राफ क्या है, रेंज उसका यही है, रेंज भी लिख देते हैं। अभी जो हमने रेंज लिखा था वही रेंज इसका भी है। रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज यही होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक। तो ये इसकी रेंज होती है, ठीक है। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, जो है हमारा क्लोज इंटरवल रहेगा यार, ध्यान नहीं दिए हम, क्योंकि 1 भी वैल्यू आती है। ऐसे उसमें भी आप सही कर लीजिएगा, उसमें भी थोड़ा गलती से गलत लिखवा दिए हैं, तो ये बात याद रखे रहना, ठीक। बोलो समझ में आ गया। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स के ग्राफ को हम लोग जो है बनाते हैं। तो सेक एक्स का ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग बनाएंगे कॉस का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये है हमारा +∞ और ये क्या है -∞। ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये 0 है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे क्या 3π/2 π/2, उसके बाद है 3π/2 नहीं पाई, ओनली पाई, कितना पाई फिर 3π/2। यहाँ पे -π माइनस, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, फिर आगे कितना -π 3π/2, इधर -∞। तो cos x का ग्राफ 0 पे कितनी वैल्यू देते हैं 1, तो ऐसे बनाया गया है cos का ग्राफ, आपको याद होना चाहिए। देखिए ऐसे पाई पे -1 देता है। ऐसे ऐसे कुछ बना है यार, ऐसे ग्राफ बना हुआ। अब कुछ नहीं करना है, इसकी टोपी को उल्टा करते हैं भाई, बस काम बन जाएगा। क्या करते हैं, टोपिया उल्टा पहना देते हैं इसका, और उसके और साथ ही साथ एक डॉटेड लाइन भी बनाते हैं
क्यों? क्योंकि अब जहाँ जहाँ हमारा कॉस जीरो होगा वहाँ वहाँ से अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। कहाँ कहाँ डॉटेड लाइन बनाएंगे? जहाँ जहाँ कॉस जीरो। तो π/2 के हर एक मल्टीपल पर बना लेते हैं, क्योंकि वहीं वहीं हमारा जो कॉस होता है वो जीरो होता है π/2 के हर एक ऑड मल्टीपल पर। तो यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, बना ले रहा हूँ यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी बना लेते हैं। अभी जो टोपी बनी है इस टोपी को उल्टा पहना हुआ, टोपी इधर की तरफ बनी है, अब टोपी इधर करते हैं ये। उसके बाद देखिए इधर है, ये जाएगा ये इधर, ये टोपी इधर की तरफ जाएगी, ये टोपी जाएगी इधर की तरफ। अब रेड कलर वाला जो उसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये कॉस का ग्राफ था। ठीक, देखिए तो ये जो बचे हुए ग्राफ है ये हमारे हैं किसके ग्राफ? तो ये हमारे हैं सेक एक्स के ग्राफ। किसके ग्राफ हैं ये? सेक एक्स। अब देखिए सेक एक्स का जो मान है वो क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था यार, गड़बड़ा गया। यहाँ पे कर देते हैं -1। ठीक, अब सही है। तो सेक का ग्राफ -1 से लेकर -1 से लेकर -∞, मतलब नीचे की तरफ बन रहा है और इधर 1 के ऊपर बन रहा है। देखिए ग्राफ, इधर 1 के ऊपर बन रहा है, इधर -1 के नीचे बन रहा है। तो इसका मतलब है कि -∞ से -1। अब ये चीज़ कॉन्टीन्यूअस कहाँ होगी? तो ये कॉन्टीन्यूअस वहीं होगी जहाँ जहाँ डॉटेड लाइन नहीं बना हुआ है। तो जहाँ जहाँ डॉटेड लाइन बना है, अगर उसको पूरे रियल नंबर में से माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसी बिंदु पर हमारा जो सेक फंक्शन होता है वो क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टीन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, माइनस कर देंगे कहाँ कहाँ? जहाँ जहाँ कॉस जीरो होता है, cos x = 0। तो r माइनस कहाँ से माइनस? 2n + 1 π/2। तो ये है इन्हीं बिंदुओं पर। अब तो ये भी डोमेन ही है, इसका मतलब डोमेन पे भी ये क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस होता है। एक छोटी सी गलती हुई है आगे, याद रखे रहना आप लोग। वहाँ पे जो है हम लोगों को जो कॉसेक पढ़ाया हूँ अभी, उसमें यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है और हमने गलती से क्या लगा दिया है? ओपन इंटरवल 1 के पास। तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने देखा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को और उनकी कॉन्टिन्यूटी को। तो इन शॉर्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर continuous in its domain। यानी कि सभी त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में सतत होते हैं। और जैसे भी पहले हमने बताया था कि ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस एट इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। तो सिमिलरली ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, वो अपने डोमेन में क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो इस तरह से इसके ग्राफ थे। और इसके ग्राफ को और भी अच्छे ढंग से अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हम पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को डिटेल बढ़िया से अच्छे से समझा के बताए हुए हैं। तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुआ उसकी जो कॉन्टिन्यूटी हुई वो हुई समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को और उसके कॉन्टिन्यूटी को। मिटा देते हैं इसको। continuity of exponential function, continuity of exponential function। यानी कि चरघातांकीय फलनों की सांत्यता।
चरघातांकीय फलनों की सांद्रता। देखिए अब आप लोग 1 मिनट इंक भर लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। चलिए भाई, तो चरघातांकीय फलन होते हैं f(x) बराबर a की पावर x। क्या होगा? f(x) बराबर a की पावर x। होयर a इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स a कैन नॉट बी निगेटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a का मान ना तो 1 होगा ना तो 0 से छोटा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं 1 की अगर कोई भी पावर होगी तो वो 1 के ही बराबर होगी, इसलिए यहाँ पे a का मान 1 नहीं हो सकता है। और हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। इट मीन्स a इज ऑलवेज पॉजिटिव, धनात्मक होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। ठीक, तो ये बात याद रखे रहना। तो यानी कि यहाँ पे पावर वेरिएबल में आएगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल जो हमारे फंक्शन होते हैं उसमें जो पावर होती है वो वेरिएबल होगी। पावर क्या होगी? वेरिएबल होती है, उसको बोल देंगे यहाँ पे। और a जो होगा वो कोई रियल नंबर होगा। a क्या होगा? कोई रियल नंबर होगा। ये बात याद रखे रहने का। तो चलिए, ये होता है हमारा a की पावर x। कंडीशन क्या है? a 0 से बड़ा होना चाहिए, a कैन नॉट बी 1, a 1 नहीं हो सकता है, और 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसी में एक है, इसी में एक होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि बोलते हैं इसको हम लोग क्या? प्राकृतिक चरघातांकीय फलन। प्राकृतिक चरघातांकीय फलन। ठीक, क्या होगा? प्राकृतिक चरघातांकीय फलन। ये होता है f(x) बराबर e की पावर x, और जो e की वैल्यू होती है वो 2 व 3 के बीच होती है। किसके बीच होगी? 2 व 3 के बीच, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग होती है। किसकी वैल्यू? e की पावर e का मान। तो ये होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। a की पावर x का जो ग्राफ है वो क्या है? तो f(x) बराबर a की पावर x का ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका ग्राफ आपका बन जाता है ये x है, ये x डैश है, और ये y है, और ये y डैश। तो इसका ग्राफ कुछ हमेशा इस तरह से बनता है। देखिए ऐसे बन जाएगा। ये हमेशा 0 और 1 से पास होता है। कहाँ से पास होगा? 0 और 1 से पास होता है। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। 0 और 1 से हमेशा पास होगा, 0,1 से हमेशा पास होता है। ठीक, और ये x के प्रत्येक मान के लिए यानी कि ऑल रियल नंबर के लिए ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। साथ ही साथ कॉन्टिन्यूस एट ऑल x बिलोंगिंग ऑन। प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये बात याद रखे रहना, ये x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूस होता है। और इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, और इसका जो रेंज है वो r पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा? r पॉजिटिव। ठीक, अरे राम हो। तो देखिए यहाँ पे डोमेन भी लिख देते हैं,
डोमेन का मतलब होता है प्रांत। तो इसका जो प्रांत है वो है ऑल रियल नंबर, और जो इसकी रेंज है परिसर जिसे हम लोग कहते हैं, परिसर होगी आर पॉजिटिव। या इसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इसका क्या होता है, वो होता है परिसर होता है, जिसमें इन पे हम लोग ओपन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस होता है। मेन रूप से आपको कॉन्टिन्यूटी देखनी है कि ये किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है। तो सभी x के मानों के लिए क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन। और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एकदम अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ठीक, तो log e की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 0 के क्या होती है, बराबर होती है। ये बात भी आप लोग याद रखे रहिएगा। तो पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। कंटिन्यूटी याद रखे रहने का, ये तुम्हारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी कि लघुगणकीय फलन की सांत्यता। 1 मिनट ब्लैक से लिखेंगे। तो देखिए क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक्सपोनेंट से लॉग कैसे बनाते हैं। मान लीजिए a की पावर x बराबर लिखा है। अब a की पावर x है तो कोई एक संख्या आएगी, मान लेते हैं ये c होता है। क्या होता है ये c। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है। ठीक, ये वाली इंक नहीं सही है यार, लग रहा है। 1 मिनट दूसरा इंक डालते हैं, कम सही चल रहा है ये। ये है हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म। अब एक्सपोनेंट से लॉग ऐसे बनाते हैं, a की पावर x c के बराबर है। c कहाँ से आया, c की जगह पे आप जो मन के वो मान सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर जब यहाँ पे x की भी कुछ वैल्यू होगी, a का भी कुछ मान होगा, सॉल्व करके कुछ आएगा। हमने माना कि a की पावर x बराबर c है, तो ये है एक्सपोनेंट फॉर्म। अब एक्सपोनेंट से फॉर्म से लॉग फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो log c इज इक्वल टू x हो जाता है और बेस क्या है, a है। तो बेस जो पहले था वो अभी भी वही रहेगा। तो ये होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग फॉर्म। एक बार फिर से देखिए, मान लीजिए लिखा हो a की पावर b बराबर में c, तो जो बराबर में होगा वही उसी का लॉग निकलता है। तो log c बराबर b हो जाएगा, लेकिन बेस क्या रहेगा, a ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लिखा हो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 किसके बराबर होगी, 8 के बराबर। तो log किसका निकलेगा, 8 का निकलेगा। तो log फॉर्म में बदलने के लिए तो log 8 बराबर 3 हो जाता है, लेकिन कब, जब बेस रहता है 2 तब। तो यह इस तरह से हम लोग log फॉर्म में बदल देते हैं, किसको, एक्सपोनेंट फॉर्म से। तो एक्सपोनेंट फॉर्म से log फॉर्म कैसे बदलेंगे, जो बराबर में लिखा होगा वही उसी का log निकलता है। तो log c बराबर जो पावर है वो वैल्यू दे, यानी कि log की वैल्यू एक पावर होती है, एक घात होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आपने देखा। तो हम पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो एफ एक्स बराबर log x हमारा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स बराबर, अरे तेरी यार, 1 सेकेंड मेरे भाई,
हाँ, इंक गिर गया, उसको उठा लेते हैं। ठीक है, हाँ तो ठीक है, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स हमारा फंक्शन है, इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन चलिए यहीं से देख लेते हैं इसको। तो ठीक है, सही है, यही ठीक। तो इसका जो ग्राफ है वो ये इस तरह से ग्राफ बनता है इसका। देखिए अभी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये बनाया था, ये ग्राफ किसका बना था, 0,1 से जो गया था ये किसका गया था, ये है एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, ये इसका ग्राफ है। तो इसके जस्ट अपोजिट जो ग्राफ बनेगा वो आपका बन जाएगा किसका ग्राफ, हाँ इसके जस्ट अपोजिट में जो ग्राफ बनेगा वो आपका बन जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये आपका बना हुआ है ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। तो एफ एक्स बराबर है लॉग एक्स, ये इसका ग्राफ है। ठीक, याद रहेगा आपको। तो ये है एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, और ये हमेशा 1,0 से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, 1,0 से। तो इसमें भी देखिए जो इसकी डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ पे बेस मान लीजिए कोई भी बेस है, तो चलिए ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ से कहाँ तक है। तो कॉन्टिन्यूअस एट, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है ये है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूअस होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस होता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आपको बता देते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेसिप्रोकल है, यानी कि वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे व्युत्क्रम है ये। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूटी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो कहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस होता है, 0 से किसके बीच होगा, 0 से इनफाइनाइट के बीच ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक, और लॉग जिसका भी निकाला जाता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था, ए की पावर एक्स, यही था ना। तो ए की पावर एक्स बराबर हाँ देखिए फंक्शन क्या होता है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, पूरा समझा देते हैं इसको। देखिए एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स था, यही था ना। एफ एक्स बराबर क्या था, ए की पावर एक्स। अब इसको लॉग फॉर्म में बदलेंगे जब हम लोग इसको, एफ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वाई। तो वाई बराबर हो जाएगा ए की पावर एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको बदलेंगे, इसको सीधा लिखते हैं ए की पावर एक्स बराबर वाई। तो अभी आपको सिखाया था कि जो लॉग वाई होता है वो यक्स के बराबर हो जाएगा, लेकिन कब, जब बेस क्या रहेगा, ए, तब। तो लॉग वाई बराबर यक्स, जब बेस क्या रहेगा, यक्स रहेगा। तो ये इसी का था, बेस ए है, इसका भी बेस ए है, याद रखे रहना। और ए निगेटिव नहीं होगा, आपने देखा था। तो ए निगेटिव नहीं हो सकता। तो जो मतलब हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स बराबर लॉग यक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, समझे कि नहीं समझे। अब बेस क्या है, ए है। अब ए क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, लेकिन ए 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये होता है कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से जितने भी फंक्शन होते हैं उनकी कंटिन्यूटी को हम लोगों ने देखा। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग इसी वीडियो में पढ़ते हैं, और उसका नाम है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कितना ठीक है, छोटा सा टॉपिक क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
यानी कि सांत्यता की संक्रियाएं ये क्या है सांत्यता की संक्रिया, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग फलन है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है। अगर एफ एक्स फंक्शन भी उसी बिंदु पर सतत हो और जी एक्स फंक्शन भी उसी बिंदु पर सतत हो, ठीक, तो उनका जो एडिशन है, उनका जो सब्ट्रैक्शन है, उनका जो डिवीजन है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, वो भी उन बिंदुओं पर क्या होंगे, सतत होंगे। ये है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या बोला हमने कि इफ we have two functions, if we have two functions f(x) and g(x), यदि हमारे पास दो फलन हो, एक f(x) हो, दूसरा क्या हो, g(x) हो। now if f(x) is continuous एट x इक्वल टू सी, माना कि जो x है वो x बराबर c पर f(x) कॉन्टीन्यूअस है एंड gx इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस एट x बराबर c, देन पहला f(x) प्लस gx इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c। सेकेंड f(x) माइनस gx इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c। थर्ड f(x) into gx is continuous at x equal to c, and fourth f(x) upon gx but gx is not equal to 0, यानी कि ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। अगर हमारे पास दो फलन है, एक f(x) है, दूसरा क्या है, gx है। अगर f(x) और gx दोनों बिंदु c पर सतत है तो f(x) प्लस gx बिंदु c पर सतत होगा, f(x) माइनस gx बिंदु c पर सतत होगा, f(x) इंटू gx बिंदु c पर सतत होगा और f(x) अपान gx बिंदु c पर क्या होगा, सतत होगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे समझाई है। तो दो फंक्शंस अगर कभी भी एक ही बिंदु पर सतत हैं तो उनके जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो भी उन बिंदुओं पर क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, सतत होंगे। इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। एक और है इसी में, मतलब छठा टॉपिक है कि इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, यानी कि यदि x बराबर c एक बिंदु है, x बराबर c पर अगर f(x) सतत है, देन अगर f(x) में किसी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी उस बिंदु पर वो सतत होगा। किसी से मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं, देन k इंटू f(x) इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, ये बात आप ध्यान में रख के रहिएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए f(x) बराबर sin 2x बिंदु x बराबर π/2 पर सतत है, तो 2 sin x भी x बराबर π/2 पर सतत होगा। ये चीज़ हमने समझाई आपको, ठीक। अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करते हुए हम लोग जो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं tan, cot, sec, cosec को भी हम लोग वहाँ से उसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए f(x) बराबर साइन एक्स है, वो अब f(x) बराबर साइन एक्स एक्स के किसी मान के लिए सतत होगा। तो अगर f(x) बराबर साइन एक्स एक्स के किसी मान के लिए सतत होता है, तो अगर f(x) बराबर साइन एक्स एक्स के किसी मान के लिए सतत होता है, तो इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि x बराबर 10 के लिए भी क्या होगा, वो सतत ही होगा। x की वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो वो उसके लिए भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस ही होगा। बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए भी एक कॉन्टीन्यूअस होगा, समझिए बात को। तो इसका मतलब है कि एट x = 10 पर भी सतत होगा। तो और दूसरा फंक्शन एक g(x) है जो कि cos x है। अब ये भी सभी रियल नंबर के लिए सतत है, और माना कि x बराबर 10 पर ये दोनों कैसे हैं, सतत है। तो साइन x अपान cos x भी x बराबर 10 पर सतत होगा, यानी कि कॉन्टीन्यूअस होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, बट cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन cos x का मान 0 के बराबर नहीं होता है। और आप जानते हैं कि sin x बटे cos x tan x के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि tan x, ये tan x ही लिखा है, tan x sin x बटे cos x क्या है, tan x 0 हो जाएगा, सॉरी सतत होगा कब, जहाँ पे sin x और cos x सतत होता है वहाँ पर। लेकिन कंडीशन क्या है, cos x 0 नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखे रहना। तो इसका यूज़ करते हुए, यानी कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करते हुए हम लोग जो हमारे tan x फंक्शन है, tan x cos x बटे में क्या sin x cot x फंक्शन, cos x बटे में क्या sin x, यहाँ पे sin x बटे cos x, एक सेकेंड, यहाँ पे है sin x और बटे में क्या cos x। तो इन सब का भी हम लोग जो है इस अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है जिस पर यह फलन सतत होता है। तो खैर अब आगे हमारा जो दूसरा क्लास होगा इस चैप्टर पर, और वो होगा क्लास नंबर 3। तो उसमें हम लोग इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो घटिया टाइप के हमारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग यूजिंग लिमिट के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनमें हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और जो बचे हुए और इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट के द्वारा हम लोग किसी भी फलन को कैसे सतत दिखाते हैं, कैसे कंटिन्यूअस दिखाते हैं, और साथ ही साथ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी को भी वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और tan cot sec cosec की कंटिन्यूटी को एक बार वहाँ पे जल्दी से 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे बाय द मेथड ऑफ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी हमारे वीडियो का लाभ मिल सके।